आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बचा भारत का डंका। राजामौली की फिल्म RRR के तेलुगु गाने नाटू नाटू ने जीता बेहतरीन ओरिजिनल गाने का अवार्ड। जोशीमठ की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काबीना सेक्रेटरी राजीव गोबा की सरबराही में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग। मुतासरा इलाके से लोगों के महफूज इनखला और कमजोर मकानात को गिराने की तरजीह पर जोर। दूरदर्शन के नामा निगाह नीरज सिंह ने ग्राउंड जीरो से लिया सूरत हाल का जायजा। इलेक्शन कमीशन की टीम आज से 2 दिन तक त्रिपुरा का करेगी दौरा। आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का लेगी जायजा। सियासी जमातों के नुमाइंदों से करेगी मुलाकात। आलमी बैंक ने भारत की मईशत पर किया एतमाद का इजहार। 2022-23 के लिए GDP की शरह नमू के पेशगी अंदाजे को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% किया। अमेरिका, यूरोप, चीन समेत दुनिया की तमाम आला मईशतों में सुस्त तरक्की का जाहिर किया अंदेशा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से शुरू होगा 2 रोजा आलमी सरमायाकार समिट। दुनिया भर से 1315 से ज्यादा सरमायाकार और इदारों के नुमाइंदे कर रहे हैं शिरकत। नमक की पैदावार के लिए मशहूर यूक्रेन के शहर सोलिडार पर रूसी अफवाज का कब्जा। मुतअद्दिद अफराद की हलाकत की खबरें। यूक्रेन के सदर ने भी बड़ी तादाद में रूसी फौजियों को हलाक करने का किया दावा। गुवाहाटी में खेले गए पहले वनडे में भारत ने श्रीलंका को 67 रन से दी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की हासिल की बढ़तरी। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 374 रन का दिया था हदफ। विराट कोहली ने शानदार 45वीं सेंचुरी स्कोर की। कटक के बारामती स्टेडियम में आज से हॉकी वर्ल्ड कप में दुनिया भर की 16 टीमें बावकार खिताब के लिए होंगी मद्दे मुकाबिल। भारत का पहला मैच 13 जनवरी को स्पेन से। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से, और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं, जहां कैलिफोर्निया में मुनक़िद होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भारत ने धूम मचा दी है। यहां पर वर्ली हिल्टन में शुरू होने वाली अवार्ड तकरीब में साउथ फिल्मों के मारूफ हिदायतकार SS राजामौली की फिल्म RRR के तेलुगु गाने नाटू नाटू ने बेहतरीन ओरिजिनल गाने का अवार्ड जीत लिया है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावनी हैं। पहले बेहतरीन ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर और दूसरी बेहतरीन गैर अंग्रेजी फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR ने अहम किरदार अदा किया है। Natu Natu RRR. This is the first nomination and first win for this writing team. They win their Golden Globe tonight for the आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ नजर डाल लेते हैं, जहां जोशीमठ में तोदे गिरने का सबसे ज्यादा नुकसान JP कॉलोनी में देखा जा रहा है। यहां कई फीट चौड़ी दरारें यहां पर पड़ गई हैं और जिसे देखकर ही डर लग रहा है। JP कॉलोनी का इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी दरारें पड़ने से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। पेश है जोशीमठ के ग्राउंड जीरो से हमारे नामा निगाह नीरज सिंह की ये खुसूसी रिपोर्ट। इस समय हम जोशीमठ में JP कॉलोनी में हैं और हम आपको JP कॉलोनी के हाल बताते हैं कि जब दरारें पड़ी, ज़मीन खिसकी तो किस तरह की स्थिति थी। ये एक बैडमिंटन कोर्ट है, ये बिल्कुल दीवार झुक गई है। आप समझ सकते हैं कि करीब 90 डिग्री तक ये दीवार झुक गई है। इस कोर्ट को 2 हिस्से में दरार ने बांट दिया है। ये 2 हिस्से में बट गया है और ये 1.5 से 2 फुट चौड़ी दरार है। इसके पीछे अगर आप देखें तो जो दीवार है वो बिल्कुल ढह गई है। जो गेट वाला हिस्सा है
वो पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो नीचे दब गया है। जो दरारें जोशीमठ के अलग अलग हिस्सों में पड़ी थी, उसका सबसे ज़्यादा जो भीषण कह सकते हैं कि जो असर है वो जेपी कॉलोनी में देखने को मिला। और आपको बता दें कि जेपी कॉलोनी में 150 से ज़्यादा जो फैमिलियां हैं वो रहती हैं। और जब ये कह सकते हैं कि आफत उनके सामने आई तो निश्चित तौर पर एक चिंता का सबब भी था उनके लिए। ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर इन दरारों ने इस तरह के भयावह हालत पैदा कर दिए हैं। और पीछे जो आपको पानी का जो साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, ये वही पानी का साउंड है जो जमीन के अंदर से निकला और जिसने ये दरारें पैदा करी, जिसने पानी का जो फ्लो है जब नीचे तक गया तो जो ज़मीन है वो ज़मीन खिसकी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज जो पानी का बहाव था, कितनी पावर से ये पानी आ रहा था, जिसने इन दीवारों को जो लोहे की और कंक्रीट से बनी हुई थी, ताश के पत्ते की तरह इन दीवारों को ढहा दिया। तो ये त्रासदी आपको जोशीमठ के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगी। हम आपको ऐसे दृश्य दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि जोशीमठ किस आपदा से गुजर रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जेपी कॉलोनी, जोशीमठ। वहीं काबीना सेक्रेटरी राजीव गाबा की सदारत में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी यानी कि NCMC ने उत्तराखंड के जोशीमठ में सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में मुकीम सभी लोगों को महफूज बाहर निकालने और महफूज तरीके से कमजोर घरों को गिराने का अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल और हाइड्रोलॉजिकल समेत तमाम मुतालबात और तहकीकात को मरबूत और वक्त की पाबंदी के साथ मुकम्मल किया जाना चाहिए। काबीना सेक्रेटरी ने कहा है कि तमाम मरकजी एजेंसियां जरूरी मदद के लिए मौजूद रहेंगी। मीटिंग में उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी ने जोशीमठ की मौजूदा सूरत हाल के बारे में कमेटी को आगाह किया और कहा कि बुरी तरह से तबाहशुदा मकानात में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुतासरा खानदानों को रहने के लिए जोशीमठ और पीपल कोटी में राहती कैंपों की निशानदही की गई है। रियासती हुकूमत मुनासिब मुआवजा और राहत के इक़दाम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जोशीमठ औली रोपवे का काम रोक दिया गया है। नीज जोशीमठ म्यूनिसिपैलिटी इलाके और इसके आसपास के तामीराती काम पर भी पाबंदी लगा दी गई है। NDRF और SDRF की टीमें जिला इंतजामिया की राहत और बहाली की कोशिशों में मदद के लिए तैनात की गई हैं। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने कमेटी को मुत्तला किया है कि वजारत दाखिला की एक आला सतही टीम बॉर्डर मैनेजमेंट सेक्रेटरी की क़यादत में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जोशीमठ में मौजूद है। त्रिपुरा में इस साल असेंबली इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की टीम रियासत में इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज से 2 रोज़ा दौरे पर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की 16 रुकनी टीम त्रिपुरा में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी। त्रिपुरा में फरवरी के दूसरे हफ्ते में असेंबली इंतखाबात होने का इम्कान है। जयपुर में आज से 83वें ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग अफसरों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से खिताब करेंगे। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो भारत के कानून साज इदारों की आला तरीन बॉडी है, इस इदारे से 2021 में अपने क़याम के 100 साल मुकम्मल किए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की पहली कॉन्फ्रेंस 1921 में शिमला में हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस चौथी बार जयपुर में मुनक़िद हो रही है। इस मौके पर किताबों की नुमाइश का भी इफ्तिताह किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर, राजस्थान के वजीर आला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और मुल्क भर की कानून साज असेंबलियों के प्रिजाइडिंग अफसरों का इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इम्कान है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की मरकजी वजारत आज से मुल्क भर में रोड सेफ्टी हफ्ता मना रही है। रोड सेफ्टी वीक 17 जनवरी तक चलेगा ताकि लोगों को सड़कों पर एहतियात से गाड़ी चलाने के बारे में बेदार किया जा सके।
स्वच्छता पखवाड़े के तहत रोड सेफ्टी हफ्ते का इनेकाद किया जा रहा है। लोगों में बेदारी पैदा करने और स्टेक होल्डर्स को रोड सेफ्टी की हिमायत करने के लिए मुल्क भर में रोड सेफ्टी से मुतालिक मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक़िद की जाएंगी। इन सरगर्मियों में सड़क हादसात की वजूहात और इनसे बचाव के इक़दामात से मुतालिक मुख्तलिफ आगाही मुहिम शामिल होंगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा शुमाली भारत सर्दी की जद में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लेकर कश्मीर तक सर्द लहर और कोहरे का असर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इस हफ्ते सर्दी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कोहरे के बाइस कई ट्रेनें मुतासिर हुई हैं। पंजाब के भटिंडा में आज सुबह घना कोहरा देखा गया। कोहरे के सबब हद्दे बिसारत काफी कम हो गई है। वहीं दूसरी जानिब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वाराणसी में घने कोहरे और गलन वाली सर्दी पड़ रही है। यहाँ के ज्यादातर अजला में घना कोहरा छाया हुआ है। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। बिसारत कम होने की वजह से परवाजें ताखीर से पहुंच रही हैं। कश्मीर वादी में शदीद कोहरे और सर्द लहर जारी है। डल झील के आसपास कोहरा होने के सबब हद बसारत बहुत कम हो गई है। मकामी लोग इस कोहरे और सर्दी से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर आने वाले सयाह इस मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के हुबली में नेशनल यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। हर साल स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर नेशनल यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है ताकि मुल्क के नौजवानों को कौम की तामीर की तरफ राग़िब किया जा सके। खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 12 से 16 जनवरी तक मुनक़िद होने वाले फेस्टिवल का थीम है तरक्की याफ्ता नौजवान, तरक्की याफ्ता भारत। इफ्तिताई तकरीब में 30,000 से ज़ायद नौजवानों की शिरकत की उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी में 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। 32 स्विस सयाहों को ले जाने वाला क्रूज 3,200 किलोमीटर से इस तवील सफर में उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल, बांग्लादेश और आसाम के रास्ते कल 27 दरियाओं से गुजरेगा। ये क्रूज तकरीबन 51 दिनों में डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। क्रूज में सयाहों के क़याम के लिए कुल 18 स्वीट्स हैं। वज़ीर आज़म मोदी वाराणसी में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने इन लैंड वाटर्स वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजय बंदोपाध्याय से खुसूसी बातचीत की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है संजय बंदोपाध्याय, जो कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। इतना बड़ा वाटर क्रूज शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं है, हम लोग सबसे पहले ये कर रहे हैं, तो क्या इसकी कुछ और खासियत हमें बताएं। तो मैं बताना चाहूँगा सबको कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वाटरवे को विकास करने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसके कारण ये संभव हो पाया है। और ये जो क्रूज़ है 3,200 किलोमीटर जाएगा बनारस से डिब्रूगढ़ तक, 27 रिवर सिस्टम्स को क्रॉस करेगा और 51 दिनों में करेगा। और इन भारतवर्ष के और बांग्लादेश के नदियों से जाएगा। और लोग जो टूरिस्ट हैं इसमें, ये सब स्विस नागरिक हैं और ये 18 सूट्स में ये रहेंगे। जो नदियों के आसपास जो हमारे सिविलाइजेशन डेवलप हुए, जब लोग पानी के माध्यम से जाएंगे और रहेंगे उसमें क्रूज़ में, वो देखेंगे कि पानी के माध्यम से ही पहले सिविलाइजेशन ट्रांसपोर्ट करते थे। शुरुआत में वो आसान तरीका था, इसीलिए नदियों के आसपास ही सबसे ज़्यादा विकास हुआ। जो पुराने हज़ारों साल पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, बिजनेस प्लेसेस हैं, वो सब पानी के आसपास हैं, तो उनको एक नया परिदृश्य दिखेगा भारतवर्ष में। सर, ये टूरिज्म को बढ़ावा तो देगा ही, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कुछ और भी प्रोजेक्ट का अनावरण करने वाले हैं इसके साथ, तो उन प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि क्या क्या होगा, उससे कैसे वाटरवेज को, और ये जो जैसे हम बार बार कहते हैं कि एक इसमें बहुत उम्मीद है इसको आगे लेके जाने की, इस प्रोजेक्ट में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में, तो उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा।
सो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इतने सालों में वाटरवेज को जो दिया है, मदद दी है, उसके कारण और 6 नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होगा या उसमें इसकी भूमि पूजन होगा। तो सबसे पहले तो जो होगा हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल, पीएम गति शक्ति योजना के तहत ये टर्मिनल है। ये गेटवे है गंगा हुगली रिवर सिस्टम, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र और नॉर्थ ईस्ट के नदियों के साथ ये कार्गो, बल्क कार्गो और कंटेनर लेके पूरे इन सब नदियों में कनेक्ट करेगा। इसके साथ ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हम लोगों ने गंगा हुगली रिवर सिस्टम में 62 कम्युनिटी जेटीज़ सैंक्शन किए हैं। उनमें से 4 जेटीज़ उत्तर प्रदेश में तैयार हैं, उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। बिहार में 5 जेटीज़ का फाउंडेशन स्टोन वो ले करेंगे उस दिन। आसाम में एक मैरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर तैयार है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और रोजगार के साधन डेवलप कराए जाएंगे। वहाँ पे एक शिप रिपेयर फैसिलिटी जो ब्रह्मपुत्र में चल रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो वेसल्स हैं उनको मरम्मत करने के लिए, ड्राई डॉकिंग करने के लिए उपलब्ध होगा, उसका फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ले करेंगे। और एक एलिवेटेड रोड जो कि पांडू टर्मिनल गुवाहाटी को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ेगा और इवैक्यूएशन कार्गो की ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, वो भी उसका फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। प्रधानमंत्री का जो एक विजन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, और जो हमारे ईस्टर्न साइड में, जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे जो स्टेट्स हैं उनको भी एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा, उनके डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा पुश मिलेगा। हाँ, पहले नॉर्थ ईस्ट पूरा वाटरवे के थ्रू जुड़ा हुआ था। इंडिपेंडेंस के पहले नॉर्थ ईस्ट की जो चाय है, दूसरे सामान हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, वो मेनलैंड तरफ ढाका से और यहाँ तक पानी से आता था। अब ये जब जुड़ जाएगा तो न केवल यहाँ का सामान नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का सामान भी यहाँ आ जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी नदियाँ हैं, उनमें अच्छा पानी भी रहता है, तो इन सब के माध्यम, वाटरवे के माध्यम से ये बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। ये जो पूरा जो सिस्टम है वाटरवेज का, वो एक तरह से हेल्प करेगा, मदद करेगा सिर्फ देश के नहीं बल्कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसके विकास में भी। कैमरा पर्सन सैलिल के साथ मैं तापुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने लाल किले में लाइट एंड साउंड शो जय हिंद का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि लाइट एंड साउंड शो के अलावा मातृभूमि के नाम से एक और प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसमें भारत की हजारों साल की तारीख को मुनफरिद अंदाज में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में शुरू किया जा रहा है और ये भारत के तारीखी मकामात को सबके लिए तरकीब देने के सफर का आगाज है। तलबा को आलमी मयार की आला तालीम फराहम करने के मकसद से हुकूमत जल्द ही नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रही है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने गुज़िश्ता साल बजट तकरीर में इसका ऐलान किया था। मुल्क की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जुलाई 2023 यानी कि अगले तालीमी सेशन से शुरू होगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी एक हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगी, जिसमें मुल्क भर के आला तालीमी इदारे यूनिवर्सिटी के मुआविन के तौर पर काम करेंगे। मुल्क की अच्छी यूनिवर्सिटियों में सीटों की तादाद महदूद होने की वजह से बहुत से होनहार तलबा इनमें दाखिला लेने से महरूम रह जाते हैं। अब ऐसे तलबा को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुल्क में जल्द ही डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली है। डिजिटल यूनिवर्सिटी के जरिए कोई भी तालिब इल्म घर बैठे आला मेयार की तालीम हासिल कर सकेगा और इस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए सीटों की कोई हद नहीं होगी। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी में एमर्जिंग एरियाज में और जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। और ये यूनिवर्सिटी में जो कोई ये अपर कैप नहीं है नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर, उसलिए जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और हाई क्वालिटी डिजिटल कंटेंट अवेलेबल होगा ये यूनिवर्सिटी में। पहले जो हमारा स्वयं प्लेटफॉर्म में है, NPTEL प्लेटफॉर्म में है, वो उपलब्ध होगा। और इसके बाद जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को हम इसमें जोड़ेंगे, जैसा IITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इनका डिजिटल कंटेंट भी हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के जरिए तलबा रिवायती कोर्सेज के अलावा काबिल रोजगार और हुनर पर मबनी कोर्सेज की भी पढ़ाई कर सकेंगे।
ये कोर्सेज मुख्तलिफ भारतीय जबानों और ICT फॉर्मेट में दस्तयाब होंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी हब एंड स्पोक मॉडल पर मबनी होगी। मुल्क के बेहतरीन आला तालीमी इदारे डिजिटल यूनिवर्सिटी के जरिए तलबा को ऑनलाइन कोर्सेज पेश कर सकेंगे। जैसा IIT दिल्ली होगा, नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा, दे कैन जॉइन एज स्पोक्स और इनका अलग अलग इनका ही डिग्री प्रोग्राम्स को ये ऑफ़र कर सकते हैं वाया नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। और इसमें दो टाइप्स का प्रोग्राम्स होता है। एक, आप एक डिग्री प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ एक कोर्स को लेके वो क्रेडिट्स आप जो मिलेगा आपको इसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में रख सकते हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप क्रेडिट्स को एक्यूमुलेट करके जब रिक्वायर्ड क्रेडिट्स आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में होगा, उस समय आपको नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी डिग्री देगा। किसी भी दूसरे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की तरह नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी भी तलबा को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की सहूलत फराहम कराएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी के तालीमी सेशन 2023-24 से शुरू होने का इम्कान है। शुरुआत में तलबा के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज दस्तयाब होंगे। बाद में डिग्री कोर्सेज की शुरुआत की जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी का आगाज मुल्क के आला तालीमी शोबे के लिए एक इनकलाबी कदम है, जो कि आला तालीम में दाखिले की शरह को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DG न्यूज़ उर्दू खबरें। आलमी कसाद बाजारी के खदशे के दरमियान भारत की मईशत मुसलसल मजबूती के इशारे दे रही है। दुनिया की तमाम बड़ी तंजीमें इस हकीकत को तस्लीम कर रही हैं। आलमी बैंक ने अपनी ताज़ा अपडेट में कहा है कि चैलेंज से भरे बैरूनी हालात के बावजूद भारतीय मईशत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए 2022-23 की GDP के पेशगी अंदाजे को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। आलमी बैंक के मुताबिक आलमी मईशत इस साल कसाद बाजारी के बहरान से गुजरेगी। आलमी बैंक ने पेशगोई की है कि अमेरिका, यूरोप और चीन समेत दुनिया की तमाम आला मईशतों में शरह नमू सुस्त रहेगी। आलमी इक़्तिसादी इम्कानात के उन्वान से रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक का कहना है कि माली साल 2022-23 की पहली शिशमाही में भारत में तरक्की की शरह 9.7% से बढ़ गई है, जो निजी खपत और पायदार सरमायाकारी में इजाफे की निशानदही करती है। आलमी बैंक ने इस साल आलमी तरक्की के लिए अपनी पेशगी अंदाजे को भी 3% से कम करके सिर्फ 1.7% कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 रोजा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो रही है। समिट की थीम फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश है। इस समिट में मुल्क के 500 से ज्यादा बड़े सनतकार शिरकत करेंगे। इसके अलावा 65 से ज्यादा ममालिक के 300 से ज्यादा मंदोबीन भी समिट में हिस्सा लेंगे। सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इफ्तिदाई इजलास से खिताब करेंगे और इस सेशन में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वजीर सनत पीयूष गोयल का भी वर्चुअल खिताब होगा। रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इन्वेस्टर समिट में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 19 सेशन होंगे। बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालें तो रूसी फौजियों ने मशरिकी यूक्रेन में नमक की पैदावार करने के लिए मशहूर शहर सोलिडार पर कब्जा कर लिया है। रूसी फौज ने सोलिडार में शदीद लड़ाई के बाद शहर का कंट्रोल संभाल लिया है। इस लड़ाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। सोलिडार शहर पर पेशकदमी करने के बाद रूसी फौजियों का अगला हदफ बखमूत शहर है, जिस पर कब्जा करने के लिए लड़ाई जारी है। साथ ही यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने हमले में बड़ी तादाद में रूसी फौजियों को मार गिराने का दावा किया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर समेत दीगर पार्टी अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले में काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI रहनुमाओं की कमीशन के सामने हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 50-50 हज़ार रुपए के जमानती मुचलके पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए। रुकन निसार दरानी और सरबराही में ECP के 4 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए मामले की समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
और नाज़रीन, अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की हमने सुर्खी ली है आज़मीन हज की तादाद पर पाबंदी खत्म कर दी है। वाज़ेह रहे कि ये पाबंदी कोरोना के मद्देनजर लगाई गई थी, लेकिन अब ये पाबंदी खत्म कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, जहां आलमी यौम हिंदी के मौके पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और कई मुकर्रिरीन ने इसमें अपने इजहार ख्याल किया और कहा कि मौजूदा दौर में निसाब को आम ज़बान में तैयार करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और जो खबरें इसमें हमने ली हैं उसमें बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि हुबली में 26वें कौमी यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और ये इसका इनेकाद कल होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आलमी सफ़े की, जहाँ पर सऊदी वली अहद इस साल भी अरब दुनिया के बाअसर तरीन रहनुमा करार दिए गए हैं। इसके अलावा जो खबर इसमें शाये हुई है, मैं आपको बता दें कि दूसरी खबर है फ़िलिस्तीन के हवाले से है, जहां फ़िलिस्तीनी झंडा लहराने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा होगा। इजरायली जेल से 40 साल बाद रिहाई पाने वाले फ़िलिस्तीनी कैदी की आज़ादी के जश्न के मौके पर इस तरह के जो झंडे लहराए गए उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा उन लोगों पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं, खेल के सफ़े की खबर भी हमने यहाँ पे ली है। क्रिकेट के रंग की सुर्खी से है, जहाँ टीम इंडिया का जीत के साथ मिशन आलमी कप का विराट आगाज़। वाज़ेह रहे कि विराट ने इसमें अपनी सेंचुरी पूरी की है। आगे और इसके अलावा हमने रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से भी खबरें ली हैं, वो भी आपको बता दें कि असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं 9 रियासतों में और बीजेपी की जनरल सेक्रेटरियों की अहम मीटिंग इसी के पेश नज़र हुई है। 16 और 17 जनवरी को मुजव्वज़ा नेशनल एग्जीक्यूटिव के इजलास के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर गौर ख़ौस किया जाएगा। इसके अलावा जो हमने खबर ली है उसमें अमेरिका से है, वो अमेरिका में मूसलाधार बारिश और तूफ़ान के सबब 14 हलाकतें हो गई हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में बहुत दिनों से बर्फीले तूफ़ान वहाँ पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और साथ ही साथ वहाँ पर बारिश भी हो रही है। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबर की, जहां टीम इंडिया ने भारत और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच 67 रन से जीत लिया है। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 73 रन बनाए थे और जवाब में श्रीलंकन टीम 8 विकेट के नुकसान पर 306 रन ही बना सकी और मैच 67 रन से हार गई। श्रीलंका की जानिब से कप्तान दासन शंका ने 108 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, जबकि पैथम ने 72 बनाए। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। मर्दों का हॉकी वर्ल्ड कप आज से उड़ीसा में शुरू होगा। इफ्तिताई तकरीब आज शाम कटक के बारामती स्टेडियम में होगी, जिसमें 16 ममालिक के खिलाड़ी और अहलकार, मुल्क के मोअज़्ज़िज़ीन समेत 20,000 के करीब नुमाइशी शिरकत करेंगे। इफ्तिताई तकरीब में बॉलीवुड अदाकार भी परफॉर्म करते नजर आएंगे और इसके अलावा पॉप ब्रांड ब्लैक स्वेन की लाइव परफॉर्मेंस भी होगी, जिसमें उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाली श्रिया लंका भी शामिल होंगी। इसके अलावा कई मकामी फनकार भी तकरीब में परफॉर्म करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज 13 जनवरी को होगा, जिसमें भारतीय टीम स्पेन के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू करेगी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।